हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रेक। तो फ्रेंड्स, इंडियन पॉलिटी की 10 क्वेश्चन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो में हम राज्य के मंत्री परिषद और राज्य की विधानमंडल से संबंधित जितने भी एमसीक्यूज एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उन सभी एमसीक्यूज क्वेश्चन को यहां पर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। और अगर आपने इस सीरीज के इसके पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट को फॉलो कर लीजिए, वहां पर आपके लिए सारे वीडियो अवेलेबल हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि इन दोनों टॉपिक से एग्जाम में कैसे क्वेश्चन हमें पूछे जा सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता यदि किस केस में नहीं होता। आइए ऑप्शन देख लेते हैं। वह स्वयं प्रत्याशी होता है। अगर मुख्यमंत्री स्वयं भी प्रत्याशी है तो वो मतदान कर सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसके बाद देखते हैं, उसे राज्य विधानमंडल के निचले सदन में अपना बहुमत सिद्ध करना बाकी रह गया हो। ऐसे केस में भी मुख्यमंत्री प्रेसिडेंट के इलेक्शन में मतदान कर सकता है। वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो। तो यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा आंसर सी। अगर मुख्यमंत्री राज्य विधानमंडल में उच्च सदन, मतलब उच्च सदन किसको कहा जाता है राज्य में? उच्च सदन कहा जाता है विधान परिषद को। अगर मुख्यमंत्री राज्य में विधान परिषद का सदस्य फ्रेंड्स, तो वो उच्च सदन का सदस्य है। और आपको पता है कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में विधान परिषद के सदस्य वोट नहीं करते। तो अगर मुख्यमंत्री विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य है तो वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, इसको याद रखिएगा। आंसर हो जाएगा आंसर सी। क्लियर? अगर मुख्यमंत्री विधान परिषद का सदस्य है तो वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भाग नहीं लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद देखिए, भारत के राज्यों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मल्टीपल चॉइस में दिया गया है, आइए देख लेते हैं। विधानमंडल के एक सत्र की अंतिम बैठक तथा आगामी सत्र की प्रथम बैठक में 6 माह से ज्यादा का अंतर नहीं होगा। तो बिल्कुल सही है। अगर विधानमंडल का कोई भी सदन है तो उसके सदन के 2 सत्रों के बीच 6 माह से ज्यादा का गैप नहीं हो सकता। तो यह सही हो जाता है। राज्य की विधानसभा में प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात राज्यपाल को अनिवार्यतः विधानसभा के प्रथम सत्र तथा प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र में भाषण देना होता है। तो यह कथन भी बिल्कुल सही है और यह कहता है संविधान का आर्टिकल 176। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 176 में यह प्रावधान किया गया है फ्रेंड्स कि अगर कोई नई गवर्नमेंट चुन के आती है या साल का पहला सत्र लगता है विधानमंडल का, तो वहां पर जो राज्यपाल है वो विशेष अभिभाषण देते हैं। तो यह प्रावधान आर्टिकल 176 में देखने को मिलता है। और इसके अलावा विधानमंडल के किसी भी सदन में 2 सत्रों के बीच 6 माह से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। तो यहां पर कथन 1 और कथन 2 दोनों ही राज्य विधानमंडल के संबंध में सही है। आई होप समझ में आएगा। थोड़ा सा पेचीदा है मामला, थोड़ा सा क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसको थोड़ा सा आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा ऐसे क्वेश्चन को, तभी आप ऐसे क्वेश्चन डील कर पाओगे। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, आंसर आपको इजीली मिलेगा। आगे बढ़ने से पहले एक अपडेट देता हूं फ्रेंड्स। क्रेजी जीके ट्रिक के एप्लीकेशन पर आप सभी के लिए पॉलिटी की लाइव बैचेस स्टार्ट हो चुकी है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी हमारे साथ मिलकर करना चाहते हैं तो आप पॉलिटी की इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। काफी डेप्थ में जाकर हम पूरी पॉलिटी को पढ़ने वाले हैं। टॉपिक वाइज हम डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ आपको सभी टॉपिक के पीडीएफ जो हैं वो भी एप्लीकेशन में ही मिल जाएंगे। इसके अलावा क्रेजी जीके ट्रिक के एप्लीकेशन पर आप सभी के लिए अदर्स कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, आप उन्हें भी ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं और अधिक डिटेल प्राप्त कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि मंत्रिमंडल से संबंधित है। आइए देखिए, राज्य का मुख्यमंत्री, अब ऑप्शन देखते हैं। राज्य विधानसभा द्वारा चुना जाता है, बिल्कुल गलत।
राज्य का विधानसभा, राज्य की जो विधानसभा है वो मुख्यमंत्री को नहीं चुनती, बल्कि मुख्यमंत्री तो बहुमत दल का नेता होता है। ठीक है। मंत्रिपरिषद की शक्ति को निर्धारित करता है क्या? मुख्यमंत्री। बिल्कुल गलत। मंत्रिपरिषद को जो पावर है वो संविधान में स्पेशली दी गई है, तो यहां पर निर्धारित करने का कोई सवाल नहीं। इसके अलावा मंत्रिपरिषद का वेतन निर्धारित करता है, तो मंत्रिपरिषद का वेतन विधानमंडल के द्वारा निर्धारित किया जाता है। इसमें मुख्यमंत्री की पर्टिकुलर कोई भूमिका नहीं होती। तो यह कथन भी हो जाता है मुख्यमंत्री के संबंध में गलत। तो आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। क्लियर? राज्य का मुख्यमंत्री राज्य विधानसभा द्वारा चुना जाता है? नहीं चुना जाता। मंत्रिपरिषद की शक्तियों को भी निर्धारित नहीं करता और मंत्रिपरिषद के वेतन को भी निर्धारित नहीं करता। तो मुख्यमंत्री के संबंध में कोई भी कथन सही नहीं है, तो आंसर डी यहां पर सही हो जाएगा। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए, भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम कोई महिला मुख्यमंत्री बनी है? तो भारत के किसी भी राज्य में सर्वप्रथम अगर कोई महिला मुख्यमंत्री की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो वो बनी है उत्तर प्रदेश राज्य में। भारत का उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पर सबसे पहली बार कोई महिला मुख्यमंत्री बनी है, और इनका नाम था फ्रेंड्स सुचेता कृपलानी। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुचेता कृपलानी 1963 में उत्तर प्रदेश राज्य की मुख्यमंत्री बनी थी। भारत में किसी भी राज्य में बनने वाली पहली महिला मुख्यमंत्री है। आंसर सी यहां पर सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य की मुख्यमंत्री थी पहली सुचेता कृपलानी। कब बनी ये भी याद रखिएगा, 1963। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी आ जाता है कि किसी भी राज्य की पहली महिला राज्यपाल कौन है, भारत में पहली महिला राज्यपाल कौन बनी, तो फिर नाम आता है सरोजिनी नायडू का, जो कि 1947 में उत्तर प्रदेश राज्य की ही पहली महिला राज्यपाल बनी थी। तो सरोजिनी नायडू पहली महिला राज्यपाल 1947 में, और सुचेता कृपलानी पहली महिला मुख्यमंत्री 1963 में। दोनों एक ही राज्य से थे, उत्तर प्रदेश के बने थे। ये उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल और ये उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री। क्लियर हो जाता है? आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन देखिए, भारत के किसी राज्य में मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम दलित महिला है? तो देखिए, वहां पर केवल मुख्यमंत्री पूछा था कि पहली महिला मुख्यमंत्री को, तो सुचेता कृपलानी, लेकिन यहां पर पूछा गया है कि दलित महिला मुख्यमंत्री पहली कौन बनी है। तो वेरी इजी और वेरी इंपॉर्टेंट, ये है सुश्री मायावती। मायावती जी की अगर हम बात करें तो ये उत्तर प्रदेश राज्य की पहली मुख्यमंत्री बनी थी दलित 1995 में। 1995 में बसपा, आपने इनकी पार्टी का नाम सुना होगा, बसपा सुप्रीमो के नाम से जाना जाता है, बहुजन समाज पार्टी के नाम से जानी जाती। तो सुश्री मायावती भारत के किसी भी राज्य की पहली दलित महिला मुख्यमंत्री है। कहां की बनी थी? उत्तर प्रदेश की। कब बनी थी? 1995 में। तो आंसर हो जाएगा आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, आगे देखते हैं। राज्य मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो देखिए, राज्य की मंत्री परिषद की अगर हम बात करते हैं तो यह सामूहिक रूप से राज्य की विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। कभी भी ऑप्शन में विधानमंडल या विधान परिषद आए तो वो लगाकर मत आ जाना। मंत्रिपरिषद राज्य में सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, और अगर ये केंद्रीय मंत्रिपरिषद होती, केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बात करते, तो ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती। याद रखिएगा, केंद्रीय मंत्रिपरिषद होती तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती, और राज्य की मंत्रिपरिषद है तो यह विधानसभा के प्रति उत्तरदायी। क्लियर? और व्यक्तिगत रूप से राज्य में कोई भी मंत्री राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होता है, इसको भी याद रखिए। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, पढ़ना पड़ेगा। आइए देखते हैं। राज्य विधानमंडल का कोई सदस्य अपने सदन की आज्ञा के बिना सदन के सत्र से लगातार कितने दिनों तक अनुपस्थित रहता है, तो सदन उसे निष्कासित करके
स्थान को रिक्त घोषित कर सकती है। पूछा गया है कितने दिन तक अगर कोई मेंबर सदन में नहीं आता तो उसके पद को रिक्त कर दिया जाएगा। तो उसे सदन से निष्कासित कर दिया जाएगा किसी भी सदस्य को अगर वो लगातार 60 दिनों तक सदन में नहीं आता। लगातार बोला गया है यहां पर, याद रखिएगा छुट्टी के डेज को यहां पर इंक्लूड नहीं किया जाता। अगर कोई सत्र शुरू हुआ आप समझो और उसके आखिरी में कोई 30 दिन नहीं आया, अब सत्र खत्म हो गया सदन का, अब अगला सत्र 6 महीने के पहले जब भी शुरू होता है तो बीच के टाइम पीरियड को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। 30 दिन इधर के लिए जाएंगे, फिर यहां से जो सत्र शुरू हुआ है फिर 30 दिन इसके अगर वो कंटिन्यू नहीं आता और टोटल 60 दिन हो जाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में टोटल लगातार अगर 60 दिन हो जाते हैं तो किसी भी मेंबर को सदन से निष्कासित करके उसके पद को रिक्त घोषित किया जा सकता है। इसको याद रखिए। तो कितने दिन का क्राइटेरिया है? 60 डेज का। अगर कोई लगातार 60 डेज तक सदन में नहीं आता तो उसकी सदस्यता शून्य घोषित की जा सकती। सेम लोकसभा या लोकसभा या केंद्र में संसद में भी हमें यही प्रावधान देखने को मिलता है। इसके बाद आते हैं निम्नलिखित में से कौन कौन से विषय हैं जिन पर कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों के अनुसमर्थन से ही संवैधानिक संशोधन संभव है। पूछा गया है कि इन 4 ऑप्शन में ऐसे कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जिनमें अगर संशोधन करना है तो संसद में विशेष बहुमत के साथ साथ आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडल के साधारण बहुमत से भी बिल को पास होना चाहिए। तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहला है प्रेसिडेंट का निर्वाचन, मतलब इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। तो बिल्कुल सही है। अगर प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कोई भी चेंजेस करना है फ्रेंड्स तो आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडलों की भी अनुमति आवश्यक होगी, क्योंकि सीधी सी बात है ये फेडरल सिस्टम, जब भी बात फेडरल सिस्टम की आएगी देश में तब आधे से अधिक राज्यों की अनुमति भी चाहिए होगी उस बिल पर। तो ऐसी कंडीशन में प्रेसिडेंट का इलेक्शन आधे से अधिक राज्यों के विधान मंडल में भी पास होना चाहिए, तो पहला सही हो जाएगा। संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व जो कि अनुसूची 4 में भी मेंशन है, अगर इसमें भी कोई भी चेंज करना है तो आधे से अधिक राज्यों की विधानमंडल में उसको पास होना चाहिए, तो 2 भी यहां पर सही हो जाएगा। 7th शेड्यूल में जो 3 लिस्ट दी गई है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, अगर उसमें भी कोई चेंज करना है तो भी इस प्रकार का ही संविधान संशोधन चाहिए होगा, तो 3 भी यहां पर सही हो जाता है। किसी राज्य की विधान परिषद की समाप्ति अगर करना है तो इसके लिए संसद में साधारण बहुमत लाकर किसी भी राज्य की विधान परिषद को खत्म किया जा सकता है। इसमें आधे से अधिक राज्यों की परमिशन की कोई आवश्यकता नहीं है, तो चौथा यहां पर हो जाएगा गलत। तो ऊपर के 3 अनुबंध ऐसे हैं, 3 उपबंध ऐसे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जिनको चेंज करने के लिए आधे से अधिक राज्यों का अनुसमर्थन होना आवश्यक है। तो यहां पर हो जाएगा 1, 2 और 3 सही है। आंसर ए। याद रखिएगा राज्य की विधान परिषद को खत्म करने के लिए संसद में साधारण बहुमत से बिल को पास करवाकर किसी राज्य की विधान परिषद को खत्म किया जा सकता है, उसके लिए इस प्रकार का संविधान संशोधन नहीं चाहिए होगा। क्लियर हो जाता है? तो आंसर मिल जाएगा आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद आते हैं राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए अधिकृत है। तो राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देता है फ्रेंड्स एडवोकेट जनरल, महाधिवक्ता कहा जाता है, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 165 में उल्लेखित है। यह राज्य सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है, इसे याद रखिएगा। कौन है ये है महाधिवक्ता, राज्य सरकार का प्रथम विधि अधिकारी। संविधान के आर्टिकल 165 में इसके पद का उल्लेख देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। राज्य मंत्री परिषद रूपी जहाज के निर्देशन चक्र का चालक होता है। तो देखिए मंत्री परिषद को अगर हम एक जहाज माने तो उसका कैप्टन होता है फ्रेंड्स मुख्यमंत्री।
कभी जब हम किसी भी स्टेट की पीसीएस एग्जाम देते हैं या फिर यूपीएससी की एग्जाम देते हैं, यूपीएससी या पीएससी किसी भी स्टेट की अगर हम देते हैं, तो वहां पर मेंस में एक क्वेश्चन आता है कि मुख्यमंत्री डूबते हुए जहाज का कैप्टन होता है, सिद्ध कीजिए। वो इसलिए क्योंकि मुख्यमंत्री का इस्तीफा संपूर्ण मंत्रिपरिषद का इस्तीफा माना जाता है। मुख्यमंत्री ने अगर राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपा तो अलग अलग जो मंत्रालय के मंत्री है उनको आकर इस्तीफा देने की कोई जरूरत नहीं है, उनका मंत्री पद स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। इसीलिए मुख्यमंत्री जो होता है वो डूबते हुए जहाज का कैप्टन होता है। कैप्टन डूबेगा, पूरा जहाज डूबेगा, याद रखिएगा। तो इसी तरह राज्य मंत्री परिषद रूपी जहाज के निर्देशन चक्र का चालक भी कौन है? मुख्यमंत्री। आंसर हो जाएगा आंसर। क्लियर? इसके बाद आते हैं, मुख्यमंत्री की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? इजी क्वेश्चन है आज का, और आप सभी को पता होगा, काफी बार हमने आर्टिकल्स डिस्कस किए हैं राज्य विधानमंडल से संबंधित, मंत्री परिषद से संबंधित, तो आपको इजीली पता चल जाता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 163 के तहत यह प्रावधान दिया गया है कि राज्यपाल को सलाह और सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, और उस मंत्री परिषद का जो बहुमत का नेता है वो कहलाता है मुख्यमंत्री। ओके, राज्यपाल को सलाह और सहायता देने के लिए मंत्री परिषद होगी, यह प्रावधान आर्टिकल 163 में, जिसका नेता मुख्यमंत्री कहलाता है। तो आर्टिकल 163 में संविधान में मुख्यमंत्री के पद का उल्लेख किया गया है। अदर्स अगर हम देखें तो अभी हमने बात की थी 165 महाधिवक्ता का पद दिया गया है इसमें, महाधिवक्ता। 161 की बात करें तो राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति है 161 में। और आर्टिकल 153 की अगर हम बात करते हैं तो इसमें राज्यपाल के पद की बात की गई है, राज्यपाल के पद का उल्लेख किया गया है। राज्यपाल का पद 153, उनकी क्षमादान की शक्ति 161, मुख्यमंत्री का पद 163 और महाधिवक्ता 165 में उल्लेखित है। क्लियर हो जाता है? तो आंसर आपको मिल गया, आंसर सी हो जाएगा। सिंपल से क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा लॉजिक लगाओगे तो इजीली सॉल्व कर पाओगे। आगे देखते हैं, मल्टीपल चॉइस में दिया गया है और थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, हमको पढ़ना पड़ेगा। आइए देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के उपबंधों के अधीन किसी राज्य का राज्यपाल। अब पढ़ लेते हैं इनको, समझ में आ गया क्वेश्चन? बताना है हमको कि राज्यपाल से रिलेटेड या आर्टिकल 200 से रिलेटेड कौन से कथन सही है। कथन क्या है? भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के उपबंधों के अधीन किसी राज्य का राज्यपाल। ऑप्शन देखते हैं, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक पर अनुमति रोक सकता है। बिल्कुल सही है, राज्यपाल को यह अधिकार है कि अगर विधानमंडल कोई बिल पास करके राज्यपाल के पास भेजता है तो आर्टिकल 200 के तहत वो उसको रोक सकता है अपने पास, यह अधिकार है। सेकंड देखते हैं, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख सकता है। तो यह भी बिल्कुल सही है, अगर राज्यपाल को लगता है कि कोई भी बिल जो उसके पास साइन के लिए आया है वो संवैधानिक मुद्दा है, तो वो राष्ट्रपति के विचार के लिए उसको आरक्षित रख सकता है आर्टिकल 200 के तहत। तो यह भी बिल्कुल सही है, राज्यपाल के बिल की अनुमति को लेकर। तीसरा देखते हैं, विधेयक को यदि वह धन विधेयक नहीं है विधानमंडल के पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। तो यह भी बिल्कुल सही है, अगर कोई बिल मनी बिल नहीं है तो राज्यपाल को यह अधिकार है कि वो एक बार पुनर्विचार के लिए राज्यपाल को एक बार पुनर्विचार के लिए विधानमंडल को वापस लौटा सकता है। तो यह भी बिल्कुल सही है। तो आर्टिकल 200 के तहत राज्यपाल की किसी बिल पर यह 3 प्रकार की कंडीशन बिल्कुल सही है। वो बिल को रोक सकता है, राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रख सकता है, और इसके अलावा एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकता है अगर ऐसा बिल धन विधेयक नहीं है तो यहां पर 1, 2 और 3 तीनों ही आर्टिकल 200 के तहत बिल्कुल सही है। तो आंसर हो जाएगा आंसर डी। क्लियर? 1, 2 और 3
तीनों ही बिल से संबंधित राज्यपाल की जो शक्ति है बिल्कुल सही। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर एक और मल्टीपल चॉइस में है, देख लेते हैं। कथन कारण है, इसको भी समझते हैं। कथन ए, राज्य का वार्षिक बजट मंत्री परिषद द्वारा तय की गई नीतियों के आधार पर तैयार किया जाता है। तो बजट के संबंध में यह कथन बिल्कुल सही है। राज्य का जो वार्षिक बजट है फ्रेंड्स, वो मंत्री परिषद द्वारा तय की गई नीतियों के आधार पर ही तैयार किया जाता है। कारण भी दिया है, देखते हैं क्या सही है क्या। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के आरंभ में यह वित्त मंत्री द्वारा राज्य विधानमंडल में प्रस्तुत किया जाता है। तो यह भी बिल्कुल सही। कोई भी बजट आता है ना, तो सेंट्रल के जो वित्त मंत्री है वो बजट को पार्लियामेंट में रखते हैं, और अगर राज्य के वित्त मंत्री है और राज्य का बजट है तो वो राज्य की विधानमंडल में रखेंगे वर्ष के आरंभ में। तो ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन ये एक दूसरे से रिलेट नहीं कर रहे हैं दोनों कथन। कथन दोनों सही है पर एक दूसरे से रिलेट नहीं कर रहे दोनों कथन। इसलिए यहां पर ए और आर दोनों ही सही है, परंतु आर एक का सही व्याख्या नहीं करता। रिलेट नहीं कर रहे दोनों, एक दूसरे को जस्टिफाई नहीं कर पा रहे। कथन दोनों सही है तो रिलेट नहीं करते, बाकी दोनों कथन सही है। आंसर भी यहां पर सही हो जाए। इसके बाद सबसे लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का हम। देखिए, भारत में केंद्र की भांति राज्यों में भी मंत्रिमंडलीय शासन की स्थापना की गई है, जिसमें राज्यपाल कौन होता है? मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार कार्य करता है। बिल्कुल सही। भारत में केंद्र की भांति राज्यों में भी आपको पता है मंत्रिमंडलीय व्यवस्था है। यहां पर राज्य में जो राज्यपाल होता है वो मंत्री परिषद की सलाह और सिफारिश पर काम करता है। हमने अभी देखा ना आर्टिकल 163, राज्यपाल को सलाह और सहायता देने के लिए मंत्री परिषद होगी, तो मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार ही राज्यपाल कार्य करता है। बिल्कुल सही है। अपने विवेकाधीन कृत्यों में वह मंत्री परिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। यह भी बिल्कुल सही है। यह भी बिल्कुल सही है। उसकी विवेकाधीन शक्ति है ना वो, तो विवेकाधीन जो उसकी शक्ति है उसमें वो मंत्रिमंडल की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। तो यह भी बिल्कुल सही हो जाता है। सी देखते हैं, राज्य के संवैधानिक प्रमुख तथा केंद्र के अभिकर्ता के रूप में वह अपनी दोहरी भूमिका का निर्वहन करता है। तो यह भी बिल्कुल सही है। राज्यपाल के संबंध में राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है और इसके अलावा वो केंद्र के एजेंट के रूप में या अभिकर्ता के रूप में भी कार्य करता है, जो कि डायरेक्ट राष्ट्रपति को सूचित करता है। तो यह भी बिल्कुल सही हो जाता है। और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। तो यह भी बिल्कुल सही है राज्यपाल के संबंध में। राज्यपाल को राष्ट्रपति कभी भी अपने पद पे राज्यपाल को राष्ट्रपति कभी भी उसके पद से हटा सकता। तो सीधी सी बात है, राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहते हैं। जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे राज्यपाल अपने पद पर रहेंगे, जब राष्ट्रपति चाहेंगे राज्यपाल को उनके पद से हटाया जा सकता। क्लियर? तो यहां पर चारों ही कथन किसी राज्य के राज्यपाल के संबंध में बिल्कुल सही है। तो आंसर हो जाएगा आंसर डी। ये सभी कथन राज्यपाल के संबंध में बिल्कुल सही है। क्वेश्चन अधिकतर यहां पर मल्टीपल चॉइस में थे फ्रेंड्स, इसीलिए थोड़े से टफ लग सकते हैं। लेकिन अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से सुनोगे, ध्यान से समझने की कोशिश करोगे, तो इजीली आपको एक एक क्वेश्चन समझ में आएगा, क्योंकि इसकी थ्योरी हमने बहुत ही डिटेल में काफी बार पढ़ी है। तो आई होप आपको सभी क्वेश्चन इजीली समझ में आ गए होंगे। थोड़े से टफ थे, लेकिन सब कुछ डिपेंड करता है क्वेश्चन पर। अगर क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा है तो आपसे इजीली बन गए होंगे, ये मुझे लगता है। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।